तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक एस्कैरियासिस। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे सर्टेन हेडिंग में इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाई एस्कैरिस लम्ब्राइकोइडिस। ठीक है, तो एस्कैरिस लम्ब्राइकोइडिस से होता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट नेमाटोड पैरासाइट। तो एक तो लार्जेस्ट नेमाटोड पैरासाइट है और स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये 2 पॉइंट हो गए। फिर आगे मॉर्फोलॉजी में, तो मॉर्फोलॉजी में यही है कि एस्कैरिस 3 फॉर्म में एडजस्ट वो करता है, एग्जिस्ट करता है। एडल्ट, लार्वा और एग। एडल्ट लार्वा में 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जो एडल्ट वॉर्म है वो सिलेंड्रिकल एंड मेजर 15 to 31 सेंटीमीटर। देखो ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है। ठीक है, फीमेल वॉर्म फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों टाइप्स के एग ले करती है। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे तो उससे क्या मतलब फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, फिर अब लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया। तो 3 फॉर्म में वो होगी, एडल्ट, लार्वा और एग। ठीक है, तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। फिर नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो होस्ट है वो सिर्फ मैन है, ओनली 1 होस्ट है, वो मैन है। ठीक है, इनफैक्ट 4 लार्वा की स्टेज थी, जो इसमें से जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है? L2। ठीक है, L2 इन द एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर। ठीक है, फिर इसमें देखो 2 फेज़ होती है, एक माइग्रेटरी फेज़ और एक इंटेस्टाइनल फेज़। तो अभी साइकिल बाद में आते, पहले थ्योरी देख लेते हैं। माइग्रेटरी फेज़ सबसे पहले आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एग हैचेस आउट टू लिबरेट L2 लार्वा। तो एम्ब्रियोनेटेड एग से सबसे पहले L2 लार्वा निकलेगा, फिर L2 लार्वा कन्वर्ट होगा L3 में और इसकी मोल्टिंग होगी और L3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर जो L3 लार्वा है वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइन को और कहाँ पहुँच जाएगा? रीच टू राइट साइड ऑफ द हार्ट बाई पोर्टल सर्कुलेशन। तो जो लार्वा था वो सर्कुलेशन में गया और सर्कुलेशन से राइट साइड में हार्ट की चला गया। ठीक है, फिर राइट साइड से हार्ट की वो कहाँ पर जाएगा? देन एंटर इन लंग्स बाई ए पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से राइट साइड ऑफ हार्ट गई, फिर राइट साइड ऑफ हार्ट से पल्मोनरी कैपिलरी गया। फिर पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होगा? वो L3 जो था वो L4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, L4 लार्वा में। फिर L4 लार्वा इन द लंग्स माइग्रेट अप टू फेरिंग्स। जो L4 लार्वा है फिर वो ऊपर की तरफ जाके फेरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, माइग्रेट अप टू फेरिंग्स। देख रहे हो कितना घूम रहा है। फिर फाइनली सॉलो टू री एंटर द इंटेस्टाइन। तो अब वो फेरिंग से वापस से कहाँ पर जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। फेरिंग से अपन सॉलो कर लेंगे और ईसोफेगस के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, अभी क्या हुआ समझ में आया? L3 था, इंटेस्टाइन में गया, फिर उसके बाद राइट साइड ऑफ हार्ट में गया, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में गया, फिर उसके बाद वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से फिर वापस इंटेस्टाइन में आ गया। तो L4 लार्वा अंडर को फाइनल मोल्टू फॉर्म डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। अब जो L4 है वो अब कन्वर्ट होगा एडल्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर एडल्ट वर्म कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद एडल्ट वर्म फर्टिलाइजेशन होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द फीमेल वर्म स्टार्ट लेइंग द फर्टिलाइज्ड एग विच आर पास्ड इन द फीसेस। ठीक है, तो अब ऐसा था कि फीसेस में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज्ड एग वो फीसेस में निकलेंगे और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड एग भी फीसेस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेविड फीमेल कैन ले 2.4 lakhs एग पर डे। तो 2.5 लाख एग करीबन वो दे देती है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इन सॉइल, फर्टिलाइज्ड एग मोल्ड ट्वाइस बिकम एम्ब्रियोनेटेड कैरिंग L2 लार्वा। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसमें फाइनल मोल्टिंग होगी और मतलब अभी फर्टिलाइज्ड एग के फॉर्म में, तो जो उसमें लार्वा प्रेजेंट था L1 वो L2 में कन्वर्ट होगा फाइनल मोल्टिंग, और जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो वेस्ट हो जाएंगे, कुछ आगे इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ही इन्फेक्शन कर पाएंगे और जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसमें L2 लार्वा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल हो गई। अब थोड़ा और डायग्राम में देखते हैं। फिर सबसे पहले मैन एक्योर इन्फेक्शन बाई इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर विद एम्ब्रियोनेटेड एग। तो एम्ब्रियोनेटेड एग से जब कंटेमिनेशन था जो भी फूड वाटर, उससे इन्फेक्शन आ जाएगा। फिर रेप्टिफॉर्म लार्वा हैचेस आउट फ्रॉम द एग। तो जो L2 लार्वा था वो एम्ब्रियोनेटेड एग से बाहर निकलेगा, फिर उसकी होगी मोल्टिंग। फिर उसके बाद लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल। तो जो L3 था वो अब इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर वीनस सर्कुलेशन से राइट साइड ऑफ हार्ट जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी में हुआ तो फिर से मोल्टिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो L3 से L4 में कन्वर्ट हुआ था। फिर ये लंग्स से फिर जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर वापस सॉल्व आउट करके अपन इंटेस्टाइन में चलेंगे। फिर यहाँ से चालू होगा इंटेस्टाइनल फेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर अनएम्ब्रियोनेटेड एग पास्ड इन फीसेस। तो अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो फीसेस पास हो जाएंगे, फिर उसमें एम्ब्रियोनेटेड हो जाएगा, मोल्टिंग होगी फाइनल वाली, और उसके बाद जो L2 लार्वा रेप्टिफॉर्म लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इन्फेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। फिर इसके बाद हाँ, इट ऑकर विद, मतलब इसमें लिखा जो एग है, इट ऑकर विद इन 2 weeks अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज वार्म एंड क्ले सॉइल 22 से 30 डिग्री। मतलब कि जब ये है एग जो है वो कब वो वाइबल होंगे, कब वो इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद
पैथोजेनेसिस में आते हैं। तो पैथोजेनेसिस मतलब कि किस किस वजह से सिम्टम्स आते हैं, मतलब किस वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो एस्कैरिस इन्फेक्शन किस केस होता है? सबसे पहले द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, माइग्रेशन ऑफ लार्वा माइग्रेट कर रहा है यहाँ से वहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से, तो यहाँ से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह निकलेंगे जो मतलब रिस्पॉन्स देंगे। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एडल्ट फॉर्म मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, तो उससे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फॉर्म, जो एडल्ट फॉर्म है नॉर्मल अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेगा, तो उस वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो चार रीज़न हो गए किस वजह से, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से भी, माइग्रेशन ऑफ लार्वा के कारण भी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाय द एडल्ट फॉर्म उसके कारण भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 60 से 70 दिन, तो 60 से 70 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो इतना टाइम लगता है उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइकिल कंप्लीट करने में। ठीक है, फिर पल्मोनरी फेज, पल्मोनरी फेज में क्या है कि जैसे ही जब वो माइग्रेट करेगा लार्वा यहाँ से लंग्स में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो कुछ फॉरेन पार्टिकल कब भी आता है तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आता ही है। और ये सिम्टम्स कब आना चालू होते हैं, ये सेकंड वीक ऑफ, जब भी इन्फेक्शन हुआ, जब भी इंजेक्शन हुआ, तो उसके सेकंड वीक में ही आते हैं। कैरेक्टराइज बाई नॉन प्रोडक्टिव कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फीवर, तो ये वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के यही इन्फेक्शन होता है तब ऐसे ही आते हैं, तो उसकी तरह आते हैं। यूसिनोफिलिक निमोनिया, लॉफलर सिंड्रोम, dyspnea and a transient patchy infiltrate seen in the chest x-ray along with the peripheral eosinophilia। तो एक तो यूसिनोफिलिक निमोनिया हो जाएगा उसको, है ना, ये इसकी वजह से जब भी जैसे ये ऑर्गेनिज्म है यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहा है, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो डिस्निया हो गया। उसके बाद चेस्ट एक्सरे में देखेंगे तो पेरिफेरल यूसिनोफिलिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए पल्मोनरी फेज वाले। फिर आते इंटेस्टाइनल फेज। अब जब क्या हुआ कि जो फेरिंग से वापस से क्या आ गया, इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और जो इंटेस्टाइन में जितने मैनिफेस्टेशन वो कैसे कैसे होते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले कुछ जो पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक, मोस्ट पीपल विद माइल्ड एस्कैरिस इन्फेक्शन और एसिम्प्टोमेटिक, तो जो माइल्ड इन्फेक्शन जिनमें होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। अब क्या है कि जो एडल्ट फॉर्म है, वो जो ह्यूमन है जिसके अंदर भी हो रहा है, वो उसका न्यूट्रिशन पूरा छीन रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और जो चिल्ड्रंस रहेंगे तो उसमें क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन तो होगा ही, उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, जो ग्रोथ में जो उनका न्यूट्रिशन लगना था तो वो नहीं लग पा रहा, तो उसके ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द इम्पेयरमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस, लैंग्वेज लर्निंग, सोशल, क्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स इन द चिल्ड्रन। तो अब यही है कि जितनी भी स्किल्स वगैरह हैं और ये मोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज लर्न वाली ये सब एक्टिविटी है, तो उसमें इम्पेयरमेंट डालेगा, क्योंकि अब चिल्ड्रन का जो है अभी डेवलपमेंट वाला फेस है, उसमें वो सीखता है नई नई चीज़ें, तो उसमें ही वो इंटरफेयर कर देगा, तो उस वजह से क्या होगा कि वो ये सब स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे और उसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। ए लार्ज बोलस ऑफ एंटेंगल्ड वॉर्म्स कैन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, रियरली परफोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट वॉर्म है वो बहुत सारे ऐसे बोलस के साथ मिलके वो एक वो बना लेंगे, गुच्छा टाइप का बना लेंगे और ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे इंटेस्टाइन को। ठीक है, और परफोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। अब क्या होता है कि जो ये है जो वॉर्म यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन भी करा सकता है। जैसे लार्ज वॉर्म कैन एंटर द एंड ऑक्लूड द बिलियरी ट्री, तो बिलियरी ट्री को ऑक्लूड कर देंगे, तो कॉजिंग बिलियरी कोलिक, कॉलिसिस्टाइटिस, पेंक्रियाटिस, इंटरहेपेटिक एब्सिस। ठीक है, तो बिलियरी ट्री को कर देंगे तो बाइल सिंथेसिस नहीं होगा, ये सब तो बिलियरी कोलिक, कॉलिसिस्टाइटिस ये सब कर सकते हैं। ठीक है, फिर वॉन्डरिंग वॉर्म may migrate to pharynx and can cause respiratory obstruction and make block the eustachian tube। तो जो वो है pharynx में ऊपर की तरफ माइग्रेट कर सकता है एडल्ट फॉर्म, और वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ से वो अपन सांस लेते हैं वो उसको ब्लॉक कर दे, और यूस्टिचियन ट्यूब को भी कान में भी जा सकता है। ठीक है, फिर लास्ट आता है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन लाइक फीवर, अर्टिकेरिया, एंजियोन्यूराइटिक एडिमा एंड कंजक्टिवाइटिस में ऑकर ड्यू टू टॉक्सिक फ्लूइड, एस्केरॉन एस्केरी रिलीज बाय द एडल्ट फॉर्म। तो कुछ जो एडल्ट फॉर्म है वो कुछ टॉक्सिक फ्लूइड निकालते हैं, क्योंकि एस्केरॉन बोला है इसमें, तो इसके कारण बहुत सारे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फीवर, अर्टिकेरिया, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा एंड कंजक्टिवाइटिस, तो ये सब हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से देखते हैं। पल्मोनरी फेज में कुछ कुछ कराएगा, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ये सब करा सकता है, यूसिनोफिलिक निमोनिया करा देगा। ठीक है, और इंटेस्टाइनल फेज में शुरू में तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, और फिर उसके बाद कुछ कुछ में माल न्यूट्रिशन और ग्रोथ रिटार्डेशन कराएगा, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन भी देख सकते हैं अपन को। फिर आता है लास्ट लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस सबसे पहले अपन को पैरासाइट को डिटेक्ट करना है, तो उसमें सबसे पहले अपन एग डिटेक्शन करेंगे। तो बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टूल एग्जामिनेशन बाय सेलाइन एंड आयोडीन वेट माउंट। तो सेलाइन और आयोडीन वेट माउंट से अपन दोनों फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन वही एग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्स कैसे क्या दिखते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो राउंड टू ओवल होगा, सराउंडेड बाई थिक मैमिलेटेड एल्ब्यूनस कोट। तो इसमें जो वो होगा एग होगा वो मैमिलेटेड एल्ब्यूनस कोट से चारों तरफ से ढका होगा। ठीक है,
कंटेन लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम विथ क्लियर क्रिसेंटिक स्पेस एट बोथ द पोल्स। तो ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों पोल्स में क्रिसेंटिक स्पेस दिख रहा है और अनसेगमेंटेड ओवम है। ठीक है, बाइल स्टेंट अपीयर गोल्डन ब्राउन इन सेलाइन माउंट। तो ये बाइल स्टेंट होता है एक तो, और गोल्डन ब्राउन दिखता है सेलाइन माउंट पर, और फ्लोट्स इन द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्राइटेरिया तो होते ही हैं एग में। अगर अपन को पता करना है थोड़ा, तो ये फिक्स सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि बाइल में स्टेन होगा कि नहीं होगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ्लोट करता है फर्टिलाइज्ड एग, और बाइल में भी स्टेन होता है, और गोल्डन ब्राउन इन सेलाइन माउंट देता है। ठीक है, मतलब गोल्डन ब्राउन अपीयर होगा। फिर उसके बाद आते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग में। तो देखो ये स्ट्रक्चर ये याद कर लेना। फिर अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, ये ओवल था, ये एलोंगेटेड होता है। एल्यूमिनस कोट इज थिन, डिस्टॉर्टेड एंड स्कैंटी। तो इसमें अच्छा एल्यूमिनस कोट था, इसमें अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पतला पतला था। कंटेन एन अनसेगमेंटेड स्मॉल एट्रोफाइड ओवम। तो अनसेगमेंटेड ओवम रहेगा और एट्रोफाइड ओवम होगा। इसमें क्रिसेंटिक स्पेस प्रेजेंट है, इसमें क्रिसेंटिक स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये भी वही सेम है, बाइल स्टेंट अपीयर गोल्डन ब्राउन इन द सेल माउंट। पर जब ये जो है फर्टिलाइज्ड है वो फ्लोट कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, पर ये नहीं करेगा फ्लोट सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर एक और टाइप के एग होते हैं डीकॉर्टिकेटेड एग। समटाइम्स द फर्टिलाइज्ड एग लूज द थिक मेमिलेटेड एल्यूमिनस कोट एंड कॉल्ड एज डीकॉर्टिकेटेड एग। तो डीकॉर्टिकेटेड एग कुछ नहीं है, मतलब उसमें जो उसके जो बाहर वाली लेयर थी है मेमिलेटेड एल्यूमिनस कोट, ये चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डीकॉर्टिकेटेड एग्स। ठीक है, फिर ये अपन ने एग का डिटेक्शन कर लिया कि मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, तो अपन उसमें देखेंगे वेड माउंट और सेलेन माउंट करके, तो पता चल जाएगा अपन को। ठीक है, फिर एडल्ट फॉर्म डिटेक्शन करते हैं। तो जो एडल्ट फॉर्म है वो या तो स्टूल में दिखेगा या तो स्पूटम में दिख जाएगा पेशेंट के। ठीक है, नेकेड आई से दिख जाता है। फिर बेरियम मील एक्सरे ऑफ द जीआईटी may demonstrate the adult worm in the intestine when the two worms are lying parallel giving trolley car like lines appearance in the x-ray। जो अपन एक्सरे में देखते हैं, तो अगर दो वर्म पैरेलल हैं, तो देखो ये दो वर्म पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल रहेंगे तो ये ट्रॉली कार लाइन्स अपीयरेंस, जैसे कि ये दो रेल की पटरी होती है ना, वो ऐसे देखते हैं अपन के। जब भी दो वर्म पैरेलल रहते हैं ना, तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये क्या बोलते हैं, कार लाइन, ट्रॉली कार लाइन्स अपीयरेंस होगा। तो ये बेरियम एक्सरे करते हैं अपन, बेरियम मील एक्सरे, तो अपन को तब ऐसा शो होता है ये। फिर आता है ये अपन ने एग डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद वर्म डिटेक्ट कर दिया एडल्ट फॉर्म, उसके बाद आता है लार्वा डिटेक्शन। तो ड्यूरिंग द अर्ली पल्मोनरी माइग्रेटरी फेज लार्वा कैन बी फाउंड इन द स्पूटम और गैस्ट्रिक एस्पिरेट बिफोर द एक्स अपीयर इन द स्टूल। तो जब वो एक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ उसके पहले ही अपन अगर अपन स्पूटम का टेस्ट कर लेंगे, तो अपन को स्पूटम जो है वो स्पूटम में लार्वा दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी, एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलाइसा। तो एलाइसा से अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिकुलर मेथड में आएगा पीसीआर एसे टारगेटिंग इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर रीजन ऑफ एस्कैरिस इन स्टूल। ठीक है, तो पीसीआर ऐसे, तो जो पीसीआर ऐसे होता है वो टारगेट करता है आईटीएस को, इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर रीजन, जो कि जो एस्कैरिस का एग होता है उसको टारगेट करता है। उसमें मतलब ये वाला सेगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको टारगेट करता है, उससे पता कर लेता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लेक्स पीसीआर एंड कैन साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट एस्कैरिस, ट्राइकोरिस एंड हुकवर्म। तो जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है वो डिफरेंशिएट कर देता है कि किसका इन्फेक्शन है, एस्कैरिस का है, ट्राइकोरिस का है, या हुकवर्म का है। ठीक है, फिर अदर टेस्ट क्या आ सकते हैं, जैसे ईसिनोफिलिया इज द प्रोमिनेंट ड्यूरिंग अर्ली लंग स्टेज बट डिसअपियर लेटर। तो ईसिनोफिलिया दिखता है अपन को। ट्रीटमेंट में एंटी पैरासिटिक ड्रग देते हैं, जैसे कि एस्कैरियासिस शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड अर्ली टू प्रिवेंट पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो जितना जल्दी अपन उसको ट्रीटमेंट दे सकें उतना ही जल्दी सही होता है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल 400 mg वंस और मेबेंडाजोल 500 mg वंस। ठीक है, तो ये था अपना एस्कैरियासिस, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, आ सकता है शॉर्ट आंसर में। थैंक यू।